नमस्कार, आप सभी का स्वागत विचार विमर्श में। मैं हूं मुकुल शर्मा। विचार विमर्श में हर सप्ताह आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और इस पर पूरी जानकारी आपको देते हैं। लेकिन तमाम जो विषय रहते हैं उसकी सही जानकारी आप तक पहुंचे, ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। और जो आज हम विषय लेकर हाजिर हुए हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर हम कई बातें, हर तरह की बातें हमें सुनने को मिलती हैं, लेकिन उसके पीछे कितनी सच्चाई है, हर बात की हकीकत क्या है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। और जब हम बात करते हैं पशुपालन क्षेत्र की, जिसका फ़ायदा ना सिर्फ हमारे कृषि क्षेत्र में मिलता है, पूरक माना जाता है कृषि क्षेत्र का इसको, उसके साथ साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो काफ़ी लाभकारी अलग अलग तरह के जो उत्पाद हैं वो हमें लगातार मिलते हैं। लेकिन ऐसे में और जब धारणाएं निकल कर आती हैं पशुपालन क्षेत्र को, जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं उसको कमज़ोर करती हैं और जो हमारे पशुपालक हैं उनको सोचने पर मजबूर कर देती हैं क्या ये क्षेत्र सही है या नहीं। ऐसी कई बातें, कई तरह की धारणाएं हैं, कई भ्रामक बातें आ जाती हैं जिनकी सच्चाई जानना बेहद ज़रूरी है। आज खासतौर से हम बात करेंगे पशुपालन क्षेत्र की भ्रांतियां और यथार्थ को लेकर, यानी सच क्या है और झूठ क्या है। इसके बीच का जो फर्क है बहुत मामूली है, लेकिन अगर आपको जानकारी होगी तो आप ना सिर्फ जो दूसरे किसान हैं, पशुपालक हैं, उनको भी ये बता पाएंगे। तो पशुपालन क्षेत्र की भ्रांतियां और यथार्थ को लेकर आज हम यहाँ विचार विमर्श करेंगे और इसके लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे हम करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राज मिश्रा जी। आप सहायक आयुक्त हैं मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय भारत सरकार में, बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आई ए सिद्दीकी जी, आप पूर्व मत्स्य विकास आयुक्त हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी डॉक्टर साहब। और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर ए के तिवारी जी, आप निदेशक हैं केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी डॉक्टर तिवारी। तो देखिए, जैसा हमने आपको बताया कि आज हमारे साथ एक अच्छा पैनल जो है, विशेषज्ञ जो हैं वो मौजूद है, क्योंकि जो विशेषज्ञ है वो जानते हैं कि किस तरीके की सच्चाई जो है वो एक किसान तक, पशुपालक तक जानी चाहिए। तो आइए इस बारे में हम जानकारी की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। अफवाहें हमेशा नुकसान पहुंचाती हैं। बीते सालों में वापस जाकर देखें तो कोविड काल के दौरान ये अफवाहें गर्म रही कि चिकन, अंडे और मछली खाने से कोरोना हो जाता है। लिहाजा बाजार में तेजी से इनकी मांग में गिरावट देखी गई। सोशल मीडिया पर जैसे जैसे इन खबरों ने रफ्तार पकड़ी, वैसे वैसे इन व्यवसायों से जुड़े किसान व पशुपालकों को घाटे का सामना करना पड़ा और देश के करीब 10 करोड़ किसानों की रोजी रोटी पर संकट आ गया। देश का पोल्ट्री उद्योग प्रभावित हुआ है और उद्योग को रोजाना 1500 से 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इन अफवाहों को दरकिनार करने के लिए सरकार ने हस्तक्षेप किया। यहां तक कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन और भारतीय खाद्य सुरक्षा नियामक यानी FSSAI की तरफ से रिपोर्ट दी गई कि पशुओं से मानव में कोरोना वायरस नहीं फैलता। तमाम प्रयासों के बाद स्थिति को संभाला जा सका। हालांकि हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि ये पोषण से भरपूर है। इनसे हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा को पूरा किया जा सकता है। इसीलिए हमारे पशुपालक इस व्यवसाय में वो सारी एहतियात रखते हैं जिससे व्यवसाय भी बढ़े और पोषण का पूरा हिस्सा उपभोक्ता को मिले। इसी तरह देखा गया है, साल के 4 माह मई, जून, जुलाई, अगस्त में लोग मछली खाना पसंद नहीं करते, जिसके पीछे सीधी सी वजह है कि ये समय मछलियों के प्रजनन का होता है। अगर इस समय मछलियों का शिकार किया जाता है तो उसका सीधा असर उत्पादन क्षमता पर पड़ता है, न कि हमारे शरीर को कोई नुकसान होता है। पशुपालक हमेशा अपने पशुओं का स्वास्थ्य सुनिश्चित करते हैं, मौसम के अनुसार उनके खान पान में बदलाव करते हैं, उनके रहने के स्थान में सही प्रबंधन अपनाते हैं, साथ ही बीमारियों से बचाने के लिए समय समय पर टीके भी लगवाते हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं को अफवाहों को न मानते हुए तथ्यों की सटीकता पर जाना चाहिए, जिससे हमारे शरीर की जरूरतें भी पूरी होती रहें और उन 10 करोड़ लोगों की जीविका भी चलती रहे जो दिन रात इन क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो जाना आपने इस रिपोर्ट के जरिए किस तरह की जो भ्रांतियां हैं वो पशुपालन क्षेत्र में हैं और उनकी सच्चाई जानना बेहद ज़रूरी है। फिर चाहे हम मुर्गी पालन की बात करते हैं, जो कि कोविड के दौरान हमने देखा किस तरीके से जो भ्रामक बातें हैं वो लगातार फैलती हुई नजर आईं, या अगर हम बात करते हैं पशुपालन क्षेत्र की, जब वहाँ पे लंपी स्किन डिजीज़ आई तो माना ये भी गया कि जो हमारे मनुष्य हैं, जो पशुपालक हैं, वो इससे प्रभावित हो सकते हैं। अलग अलग बातें जो हैं, अलग अलग खबरें जो हैं वो लगातार सामने निकलती आईं और ऐसे ही जो किसान मछली पालन से जुड़े हैं उनके लिए भी कह दिया जाता है
है कि अभी का जो समय है वो सही नहीं है, जबकि इसके पीछे की जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, वो बिल्कुल अलग है। यहाँ सबसे पहले अधिराज जी आपके पास में आना चाहूँगा, क्योंकि कई ऐसी बीमारियाँ होती भी हैं जिनका सीधा हम मान सकते हैं कि पशुपालक जो हैं वो उसके संपर्क में आ जाते हैं तो उन पे उसका असर दिख सकता है, उन्हें ज़ूनोटिक रोग हम कहते हैं। लेकिन जब इस तरह की भ्रामक बातें जो हैं वो कह दी जाती हैं कि जिस तरीके से लंपी स्किन डिजीज़ की अगर पहले मैं बात करूं कि क्योंकि हमने देखा कि पशुपालन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर इससे हमारे जो पशु है वो प्रभावित हुए, लेकिन इस तरह की भ्रामक बातें भी निकलकर सामने आई कि जो पशुपालक हैं, जो इंसान हैं, वो इस बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं बिना सोचे बिना समझे, कोई आधार नहीं जिन बातों का, इस तरह की भ्रामक बातें आ जाती हैं। मैं चाहूँगा इसके पीछे की जो सच्चाई है वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, पहला चीज़ तो मैं बताना चाहता हूँ, ये लंपी स्किन डिजीज़ जो कि भारत में पहली बार 2019 में देखा गया था जी। और ये भ्रम कहाँ से शुरू हुए? ये जो रोग है ये देश में पहले से नहीं था, तो विशेषज्ञों को पता था कि ये रोग क्या है, पर पशुपालक जो भाई हैं या जो भी कहीं से भी इंफॉर्मेशन आता है तो उनको ये पता नहीं था। तो पहला चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि ये रोग जूनोटिक नहीं है, तो मनुष्यों को फैलता नहीं है। जैसे बोलते हैं कि दूध पीने से फैल जाएगा, तो लंपी स्किन डिजीज में अगर पशु आक्रांत है उसका दूध पीने से भी किसी को कुछ नहीं होने वाला है, और उसके जो घाव भी हो रहे हैं, उसके त्वचा में जो भी घाव हो रहे हैं, उससे भी ये रोग फैलने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो ये मनुष्यों को नहीं होता है, पर पशु से पशु बहुत तीव्र गति से ये फैलता है। जी बिल्कुल। देखिए, ये तो बात हुई लंपी स्किन की, लेकिन जब ऐसे ही अगर हम मछली पालन क्षेत्र की बात करते हैं तो खासतौर से जैसे ही मानसून आता है तो इस दौरान हम देखते हैं कि जो उपभोक्ता हैं, जो खासतौर से जो मछली का सेवन करते हैं, प्रोटीन के नज़रिए से भी अगर देखा जाए, डॉक्टर सिद्दीकी, वहाँ भी मान लिया जाता है कि अलग अलग धारणाएँ हैं कि कहीं कुछ आपके साथ बुरा ना हो जाए या कुछ और, कई तरह की गलतफहमी जो है वो कहीं ना कहीं जहन में आ जाती है। इसके पीछे एक पुरानी धारणा कहेंगे, या उसके पीछे कुछ साइंस भी है और कुछ कल्चरल वैल्यूज़ भी हैं। एक तो ये कि जो मानसून का पीरियड होता है उससे पहले मछलियाँ जो होती हैं वो ग्रेविड स्टेट में होती हैं और उनके अंडे डेवलप हो रहे होते हैं जी, और उनकी जो बॉडी का ज़्यादातर प्रोटीन मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हैं दे आर डाइवर्टेड टू दी गोनेट्स, उनके अंडों की तरफ और उनके बढ़ने की तरफ वो सारे जो पोषक तत्व हैं वो उधर चले जाते हैं। एक तो रीज़न ये होता है कि उस वक्त मछली खाएं तो उतना पोषक तत्व हमको नहीं मिलते। दूसरी उसके पीछे ये है कि वो पीरियड जब मछली के पास अंडे हैं और वो कुछ दिन में और मछलियों को जन्म देंगे, तो उसकी वजह से उस पीरियड में, ये उस ज़माने की बातें हैं जब शिकार माही होती थी, ज़्यादातर जो था फिश हंट की जाती थी और शिकार के जरिए नदियों से मछली लाई जाती थी और वो प्राकृतिक वातावरण से आती थी। लेकिन उस समय की जो भ्रामक बातें हैं अब तक हम मान सकते हैं, क्योंकि अब तो व्यावसायिकरण जो है वो पूरी तरीके से हो चुका है, लेकिन अभी भी लोग हैं शायद इस तरह की जो बातें करते हैं। हाँ, इसमें यही क्लैरिफाई करना ज़रूरी है और स्पष्ट कर दें कि ये जो ज़रूरत थी इस बात की कि उस पीरियड में मछली का सेवन ना किया जाए, ये उस पीरियड के लिए थी जब मछलियाँ मतलब प्रजनन के लिए तैयार हो रही थी और उनके अंडे डेवलप हो रहे थे वो नेचुरल वातावरण में। अब क्योंकि हम ज़्यादातर एक्वाकल्चर से मछलियाँ आती हैं और हम तालाबों में मछली पालन करते हैं, तो वहाँ पे इस तरीके की कोई बात नहीं होती है कि वो मछलियाँ उस साइज़ तक नहीं होती हैं। तो हर वक्त हमें मछली मिलती है और हर वक्त मछली जो है वो खाने के लायक होती है और उसका हमें सेवन करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से मैं समझता हूँ कि आज जितनी भी मार्केट में मछलियाँ आती हैं और जो उससे आती हैं हमारे एक्वाकल्चर सिस्टम से, वो पूरी तरीके से सेफ भी होती हैं और उससे कोई मछली के प्रोडक्शन को नुकसान भी नहीं होता। जी देखिए, किसी तरह का नुकसान नहीं है, यानी मनगढ़ंत बातें जो हैं वो सामने निकल कर आ जाती हैं। और जब हम बात करते हैं मुर्गी पालन की, तो ये अगर हम बात करें जो भ्रमिक बातें फैलाई जाती हैं, तो यहाँ पे शायद एक दौर लंबा हमें नजर आएगा। बर्ड फ्लू की अगर बात की जाए, कभी भी इस तरह की बातें सामने आने लगती हैं और इसका खामियाजा जो है वो मुर्गी पालकों को उठाना पड़ता है। और अक्सर हम ये देखते हैं कि किसी भी तरह की जाँच नहीं की गई, जो नमूना है उसमें इस तरह का कोई परिणाम आया ही नहीं, लेकिन फिर भी ये बात कह दी जाती है कि बर्ड फ्लू से शायद जो मुर्गियाँ हैं वो प्रभावित हो चुकी हैं, जो अंडे हैं वो प्रभावित हैं। और खासतौर से डॉक्टर तिवारी, अगर देखा जाए जब कोविड के दौरान भी इस तरह की कई बातें निकलकर सामने आई थी कि कहीं मुर्गी खाने से या मांस खाने से कोविड जो है वो हो सकता है आपको, आप अगर अंडे का भी सेवन कर रहे हैं तब भी हो सकता है। और तब भी हमने देखा था एक नुकसान जो है वो मुर्गी पालकों को हुआ था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो जानकारी है, जो सच्चाई है, वो सबको बताई गई। आप क्या स्थिति देखते हैं? जब पहली बार कोविड 2020 में हुआ था तब लोगों ने बहुत भ्रांतियां फैलाई जी, कि इसको खाने से कोविड फैलेगा, ये होगा।
लेकिन आपने देखा होगा कि इस तरह के गवर्नमेंट ने नोटिस भी जारी किया कि इस तरह का कुछ नहीं है। जब सेकंड टाइम कोविड की वेव आई तो गवर्नमेंट ने, बहुत सारी गवर्नमेंट ने कोविड डाइट में अंडे को इंक्लूड किया, क्योंकि मुर्गी खाने से या मुर्गी अंडे खाने से किसी तरह से कोविड फैलने का कोई खतरा नहीं है जी। इसलिए इसको खाने से पोषक तत्व मिलते हैं लोगों को, क्योंकि इसमें बहुत सारा विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन वगैरह होती है, जिससे कि इम्यूनिटी हमारी बढ़ती है जी। तो एक तरह से फायदेमंद थी। सेकंड वेव में आपने देखा होगा मुर्गी खाने से प्रचार प्रसार किया गया, लोगों ने मुर्गी खाकर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाया जी। तो एक तरह से भ्रांतियां थी वो दूर हो गई सेकंड कोविड में जी। बिल्कुल, तो देखिए जो भ्रांतियां हैं वो तो दूर हुई, लेकिन आवश्यकता यही कि एक बतौर अगर हम मुर्गी पालन व्यवसाय की बात करते हैं, क्योंकि जो खामियाजा है वो शायद उपभोक्ता को उतना नहीं होता जितना एक मुर्गी पालक को होता है। और खासतौर से डॉक्टर तिवारी, इसके साथ साथ जब बर्ड फ्लू की भी बात इस तरह की निकल कर सामने आती है कि कहीं हो सकता है दूर दराज क्षेत्र में बर्ड फ्लू का किसी तरह का जो मामला है वो सामने आता हो, लेकिन इसका जो प्रभाव है, इसका जो असर है वो लगातार हम देखते हैं किस तरीके से जो पूरा एक बाजार है हमारा मुर्गी पालन का, उसमें वो बात आ जाती है और धीरे धीरे जो कारोबार है वो ठंडा होने लगता है। फिर तो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि बर्ड फ्लू जो है वो भी अंडे से नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि अंडे से ट्रांसमिट नहीं होता, लेकिन अगर किसी क्षेत्र में बर्ड फ्लू फैला हुआ है तो जो वर्कर हैंडल कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उनके द्वारा अंडे के सरफेस पर तो वायरस आ सकता है जी। लेकिन अंडा इटसेल्फ या वो किसी तरह से भी बीमारी नहीं कर सकता। इसलिए हमें हाइजीनिक तरीके से अगर हम अंडा कलेक्ट करेंगे और प्रॉपर्ली वॉश करके बॉयल करके खाएंगे तो अंडे से किसी किस्म का बर्ड फ्लू होने का संभावना नहीं है। एक तरह से बिना बात के भय फैलाया गया है, फैल रहा है, किसी तरह से डरने की बात नहीं, बशर्ते हम अच्छी तरह से अंडे को हाइजीनिक कंडीशन में कलेक्ट करें, अच्छी तरह से क्लीन करके उबाल के खाएं, तो किसी किस्म की कोई डरने की बात नहीं बर्ड फ्लू से जी। बिल्कुल, तो देखिए भ्रम और भय इन दोनों से हमें दूर रहना होगा। जो हमारा पशुपालन क्षेत्र है लगातार फायदा जो है वो मिलता है और इसकी स्थिति जो है वो सीधे तौर पे डॉक्टर अजराज अगर हम देखते हैं जो एक आर्थिक स्थिति में सुधार आया है हमारे पशुपालकों की, या जब हम पशुपालन क्षेत्र की बात कर रहे हैं उसमें किस गति से जो लगातार विकास हो रहा है, आंकड़े जो हैं अपने आप में शायद काफ़ी हद तक सही साबित होते हुए हर किसी को विश्वास दिला सकते हैं कि कितना फ़ायदा इससे है, बल्कि जो लोग मानने लगते हैं कहीं इस तरह का नुकसान ना हो। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं ज़ूनोटिक रोग को लेकर भी एक धारणा अलग आ जाती है, तो ना सिर्फ हमारे जो गाय भैंस पालन की हम बात कर रहे हैं, बल्कि जो किसान बकरी पालन से जुड़े हुए हैं, जो भेड़ पालन कर रहे हैं या शुकर पालन करते हैं, तो हर तरीके से कहीं ना कहीं बीमारियां जो हैं वो रहती हैं, लेकिन उसमें अगर हम भ्रम फैला दें तो नुकसान जो है वो भी झेलना पड़ता है। जी, ये बिल्कुल आपने सही बोला, कहीं हम भ्रम फैलाएंगे तो बिल्कुल नुकसान। जैसे कि आपने कोविड की बात हम कर रहे हैं जी, तो तभी हम देखे हैं कि सारे चीज़ों को उसमें मतलब उस पर रेस्ट्रिक्शन लग गया था, पर ये जो दूध है, अंडे हैं, ये कॉमन डेली यूज़ की चीज़ें, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था जी। और आंकड़े ये भी बता रहे हैं, ये मतलब सरकार के आंकड़े हैं, ये बता रहे हैं कि कोविड के टाइम में कोऑपरेटिव सेक्टर में जो हमारे मिल्क कोऑपरेटिव सेक्टर है उसमें ऑलमोस्ट 6 to 10% की वृद्धि हुई थी कलेक्शन में जी। तो यही है कि और यही चीज था जो कि घर घर पहुंच रहा था और लोगों को न्यूट्रिशन दे रहा था और इसको इम्यूनिटी भी बढ़ा रहा था जी। और जो दूसरा चीज आप बोल रहे हैं, हाँ जरूर, अगर देखिए हर जो रोग होता है वो जूनोटिक रोग नहीं होता जो पशु से मनुष्य को नहीं फैल सकता है, पर कुछ रोग होते हैं जो पशु से मनुष्य को फैल सकते हैं। तो उसके लिए हमें जागरूकता फैलाना है और उसको कैसे रोकथाम करेंगे उसके लिए भारत सरकार भी अपनी योजनाएं चला रहे हैं जी। और हम ये बताना चाहते हैं कि सारे रोग जूनोटिक नहीं है, तो उसको हम जान के जागरूकता फैला के उसको कोई जो चीज़ है वो सही जान के हम अगर काम करेंगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। जी बिल्कुल, देखिए नुकसान नहीं होगा। और डॉक्टर सिद्दीकी, अगर देखा जाए तो काफ़ी हास्यास्पद भी लगती हैं इस तरह की जब बातें सामने निकल आती हैं। आज के समय में हमारे देश में जब सी फूड की स्थिति की हम बात करते हैं तो अच्छा खासा जो निर्यात है वो लगातार इसका होता है, लेकिन सी फूड को लेकर भी अलग अलग तरह की जो धारणाएँ हैं, मान्यताएँ हैं वो निकलती हुई आती हैं कि आपको इस समय नहीं इसका सेवन करना है, आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। हर किसी के अगर देखा जाए तो आपके शरीर के अनुसार हम मान सकते हैं कि अगर आपको जो चिकित्सक हैं वो मना नहीं कर रहे तो शायद आपके लिए वो ठीक हो सकता है, लेकिन जब इस तरह की भ्रामक बातें जो हैं वो बाजार में आ जाती हैं तो कितना नुकसान इसके जरिए हम मान सकते हैं हमारे मछली पालन क्षेत्र में? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर सही ज्ञान नहीं होने से या भ्रामक स्थिति होने से जी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। पहली बात तो ये है कि उपभोक्ता का खुद नुकसान होता है, जो पोषक तत्व मिलने हैं और जो जिसे कहते हैं रिच एंड
लो कॉस्ट, सस्ता और अच्छा प्रोटीन मिले और प्रोटीन फूड मिले, तो वो उसके लिए सी फूड और फिश प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर वो किसी वजह से नहीं ले रहे हैं तो फिर नुकसान उपभोक्ताओं के लेवल पे भी है, और कहीं कहीं जब हम देखते हैं कि उत्पादन के लिए और पूरी वैल्यू चेन में इस बात का नुकसान होता है कि वो चीज़ें समय से उपलब्ध होने के बाद भी उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचती, या किसी वजह से उसका जो उपभोग है लोग कम करते हैं। यानी पूरी आर्थिकी जो है उस पर उसका असर हम देख सकते हैं, क्योंकि लगातार जब हम अपने आर्थिक आंकड़ों में इस बात की बात करते हैं कि किस तरीके से हमारा जो सी फूड है उसका निर्यात लगातार बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं असर हर जगह इसका आएगा। जी, निर्यात के लिए तो ठीक है, लेकिन ये है कि हम लोग अपने यहाँ भी लोगों को ज़रूरत है इस बात की कि अच्छा और सस्ता प्रोटीन फूड मिले, रिच फूड मिले, हेल्दी फूड मिले। तो सी फूड आर द बेस्ट फूड फॉर प्रोटीन इनरिचमेंट और जो डाइट के एतबार से है। तो किसी समय उसका इस्तेमाल ना करना मैं नहीं समझता। अगर उसकी प्राइस की बात करें, कॉस्ट की बात करें, तो वो भी जब ही ज़्यादा हो जाता है जब प्रोडक्शन ज़्यादातर एक्सपोर्ट हो जाए और फिर यहाँ के लोग उसको बाद में तलाश करें, तब मुश्किल होती। लेकिन अगर उपभोक्ता का जो हमारा कंजम्पशन पैटर्न है अगर वो मेंटेन रहे तो पूरी एक वैल्यू चेन जो है वो इंटरनली हमारे अंतर्देशीय बाज़ारों में भी हर वक्त एक क्वांटिटी अवेलेबल रहेगी जो हमारे उपभोक्ताओं को मिलेगी। कई बार ये देखा जाता है कि कुछ चीज़ें क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में उसकी ज़्यादा खपत है और ज़्यादा मांग है, इसलिए वो अंतर्देशीय बाज़ारों में कॉस्ट पे नहीं मिलती और कई बार बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं होती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उत्पादकता बढ़ाएं और फिर निर्यात के लिए भी एक सीमा तय करें कि कुछ चीज़ें निर्यात भी हों और फिर हमारा इंटरनल कंजम्पशन पैटर्न बढ़े। उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा प्रचार और प्रसार की भी ज़रूरत होती है। और उसके साथ साथ देखिए जो सही जानकारी है वो कितनी ज़रूरी है, क्योंकि आपके सामने भी ये बात आपके सामने भी आई होगी कि कोविड के दौरान अगर आप अंडे का भी सेवन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान दे सकता है। कई बार जो इस तरह की बातें आती हैं कि अगर आपको सफ़ेद कोई भी पेय पदार्थ है वो नहीं पीना, यानी दूध की भी बात ये कर दी जाती है। और ख़ासतौर से डॉक्टर तिवारी, जब कुछ लोगों में इस तरह की भी धारणा है, भ्रम भी है कि जो अंडा जिसका स्वाद अगर नमकीन हो रहा है तो वो मिलावट के साथ आ रहा है, जबकि हम देख रहे हैं कि कई शोध के बाद इस तरह की तकनीकें जो हैं वो विकसित की जा रही हैं। मैं चाहूँगा इस बारे में भी आप जानकारी दें। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अंडा शायद दुनिया का सबसे शुद्ध फूड है जिसमें मिलावट की नहीं जा सकती किसी तरह से भी। जी, ये अपने आप में परिपूर्ण और शुद्ध रहे, किसी तरह की मिलावट संभव ही नहीं है। तो अगर अंडे में हल्का सा नमकीन पना हो सकता है पानी में बॉईल करते समय दिखा हो, ऐसा रहा हो, कि अपने आप में इसकी शुद्धता की गारंटी है, इसमें कुछ भी ऐड या डिलीट करना नामुमकिन है। जी, तो इसलिए इस तरह की भ्रांतियां कोई फैलाते हैं तो अपने जिस पानी में उबाल रहे हैं उसको देखें या और चीज़ों को चेक करें। लेकिन अंडा अपने आप में एकदम पूर्ण सुरक्षित और एकदम से शुद्ध चीज़ है। जी, साथ ही कोई फूड अगर आप मिल्क देखेंगे उसमें मिलावट की गुंजाइश है, आप मिल्क प्रोडक्ट देखें उसमें मिलावट की गुंजाइश है, लेकिन अंडे में कुछ भी नहीं मिला सकते हम। जी, तो इसलिए शुद्धता की गारंटी है इसकी। अगर अंडा अच्छा तरह है तो शुद्ध है, सड़ा ना हो, एकदम हो तो अंडा शुद्ध है फिर। जी डॉक्टर तिवारी, लेकिन इसके साथ साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए, क्योंकि पिछले दिनों लगातार इस तरह के जो शोध थे वो भी सामने आए थे कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है अब वो अंडे का अगर हम सेवन ज़्यादा कर रहे हैं तो वो उससे बढ़ेगा नहीं। कुछ इस तरह की भी क्या जो शोध हैं वो अभी हाल ही में सामने आए हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक अंडे में जो फुल ग्रोन अंडा 52 ग्राम का अंडा होता है उसमें करीब 186 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट करीब करीब 300 मिलीग्राम तक की रिक्वायरमेंट है। तो अंडा बहुत ज़्यादा अगर खाएंगे, जो 2-3 अंडे खाते हैं उनको डर की बात नहीं है, लेकिन जिन ज़्यादा अंडे खाने वालों को थोड़ा कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है। पर उनके लिए निदान ये भी है कि योग, क्योंकि पूरा कोलेस्ट्रॉल जो है योग में होता है, पीले पोर्शन में अंडे के होता है। अगर उसको किनारे करके अंडे खा रहे हैं तो किसी किस्म की कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना नहीं है। भ्रांति और है कि गर्मी करता है, बहुत लोग कहते हैं गर्मी में अंडा नहीं खाना चाहिए, भ्रांतियां हैं, इससे कुछ नहीं होता। केवल अगर आप ज़्यादा अंडे खाना चाह रहे हैं तो आप प्रोटीन पोर्शन लीजिए, व्हाइट वाला लीजिए, एल्बुमिन लीजिए, योग को निकाल दीजिए पीले वाले पोर्शन को, तो किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि पूरा अंडा को हम लोग विटामिन बम कहते हैं। इसमें इतनी ज्यादा विटामिन और मिनरल होते हैं। एक 52 ग्राम के अंडे में 7 ग्राम प्रोटीन होती है, जो कि माल न्यूट्रिशन के लिए बहुत इफेक्टिव है। एक किलो पर एक आदमी जिसका वेट 60 किलो है, उसको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो मतलब अगर बच्चा जो 10 किलो का है, अगर उसको हम 1 अंडा 1.5 अंडा रोज खिलाएं तो माल न्यूट्रिशन, जिसकी पोल्ट्री से मोस्टली माल न्यूट्रिशन होता है, तो उससे मुक्ति मिल सकती है। तो ये तो अपने भरपूर में एक भगवान का दिया हुआ तो एक ऐसा चीज है जिसको कि आराम से खा के हम स्वस्थ माल न्यूट्रिशन से, कुपोषण से बच सकते हैं और बच्चों के बाल वृद्धि विकास में भी सहायता हो सकती है इससे। जी, यानी देखिए, जब पोषण की बात हम करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो ये बेहद ज़रूरी कि इस तरह के जो उत्पाद हैं उनका सेवन किया जाए। और इसी कड़ी में डॉक्टर अधिराज, अगर देखा जाए तो क्योंकि जब ये शुरुआत की हम बात देखते हैं तो माना जाता है कि जो दूध उबालने से अगर देखा जाए, इसके पीछे जो वैज्ञानिक पहलू है वो भी जाहिर तौर पर है, और उसके साथ साथ उसको लेकर भी हम देखते हैं कि लोगों ने अपनी धारणाएँ बना ली हैं। उनका किसी का तो मत ये भी होता है कि जो कच्चा दूध है उसका सेवन कर लेना चाहिए, आपके स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा रह सकता है, जबकि वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो इस बात को सिरे से नकार दिया जाता है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है जी। जैसे अभी सर ने बताया कि अंडा एक बहुत शुद्ध है जी। तो ऐसे मतलब जब दूध एक पशु से निकलता है, निकलने के समय ये बिल्कुल शुद्ध रहता है, पर वो जब बाहर आता है मतलब किसी कांटेक्ट में आ सकता है, और उसमें मतलब अगर क्लीन मिल्किंग प्रोसीड्योर हम अडॉप्ट नहीं करते हैं, उसमें कोई भी चीज़ आ सकता है, और कोई बीमारी भी, उसमें बहुत सारे बीमारी भी आ सकते हैं जी। तो इसके लिए ही देखा गया था, साइंटिफिक तौर से लिया गया था कि मिल्क को हम बॉयल करके ही पिएं, जिसको हम पैस्चुरेशन बोलते हैं। और पैस्चुरेशन के भी जो दो टेम्परेचर्स हैं, पहले वो पैस्चुरेशन जो हमारे 100 टी में हो रहा था वो 63 के टेम्परेचर पे हो रहा था, अब उसको बढ़ा के 72 डिग्री में कर दिया गया, अब अल्ट्रा पैस्चुरेशन भी हो रहा है। तो ये जो टेम्परेचर्स डिफरेंसेस होते हैं, ये उस जो दूध में कोई अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह सकता है, उसके बेसिस पे ही आपका कैलकुलेशन किया जाता है। इसके लिए यही माना जाता है कि अगर हम दूध ले रहे हैं तो हमेशा बॉइल्ड दूध या पैस्चराइज्ड दूध लेंगे, और जो हमें पैकेट में दूध मिल रहा है, ये पैस्चुरेशन के साथ उसमें फोर्टिफाइड भी किया जाता है, कुछ विटामिन भी ऐड किया जाता है, जो कि बिल्कुल संतुलित रहता है, और बच्चों के लिए भी उसको आराम से आप ले सकते हैं। यानी उसका फायदा मिल सकता है। फायदा मिले हमेशा चाहिए, और बॉइल्ड दूध ही लेना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, इस बात का जो ख्याल है वो हमें रखना होगा, लेकिन पशुपालन क्षेत्र को लेकर और किस तरह की जो भ्रामक बातें हैं वो सामने आती हैं, कई और अवधारणाएं हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ जानकारी लेंगे और आपको उसकी सच्चाई भी बताएंगे। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज हम बात कर रहे हैं पशुपालन क्षेत्र की भ्रांतियों को लेकर, और साथ ही यथार्थ, यानी क्या झूठ है और क्या सच, ये जानना बेहद ज़रूरी। पशुपालन क्षेत्र में अलग अलग तरह की जो भ्रामक बातें हैं वो लगातार फैला दी जाती हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले कई ऐसी बातें जो आमतौर पर हम सुनते आए हैं, और इसको भी डॉक्टर सिद्दीकी अगर देखा जाए तो कह सकते हैं नई बातें नहीं है। जैसा आपने बताया कि पिछला काफ़ी दौर से अगर देखा जाए तो इस तरह की भ्रामक बातें जो हैं वो लगातार सामने आती रही हैं। लेकिन आज के समय में जब हम आधुनिक मछली पालन की बात करते हैं तो आवश्यकता यही कि हर एक बात को जाने, और वैज्ञानिक पहलू शायद आज हमारे सामने है। जी, असल में होता यही है कि बातें जब चलती हैं तो चलती रहती हैं और लोग मानते रहते हैं, लेकिन उसको
जब सही तरीके से तथ्य सामने आते हैं तो फिर लोगों का विश्वास उसमें होता है, उस तरीके से करते हैं। जैसे गर्मी में मछली नहीं खानी चाहिए, बहुत एक अवधारणा है कि लोग कहते हैं कि भाई मछली गर्म होती है, गर्म मछली नहीं खानी चाहिए। और दूसरा कारण उसके पीछे यही था कि वो उस पीरियड की बात होती है, गर्मी के वो पीरियड जिसमें मछली, एक तो पानी कम होते हैं तालाबों में, और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी पानी कम होने की वजह से, तो लोग, और फिर बाज़ार में मछली की कमी भी होती है, तो बहुत से व्यावसायिक कारणों की वजह से भी इस तरीके की चीज़ें आ जाती कि वो लोग समझते हैं कि, और कुछ रिलीजियस रीजन भी होते हैं कि उनकी धार्मिक कुछ परंपराएं होती हैं, उसकी वजह से भी नहीं खाते कि चौमास में नहीं खाना है या मानसून में नहीं खाना है। एक और धारणा है कि नॉन आर मंथ में नहीं खाना है, जिन महीनों के नाम के आगे इंग्लिश में अगर आर नहीं होता उसमें नहीं खाना। फॉर एग्जांपल मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन 4 महीनों के अंदर फिश नहीं खानी चाहिए। तो जनरली ये भी है। तो उसमें यह है कि 4 महीने नॉर्मली ये वो महीने हैं जो हमारे मानसून के पीरियड से मिलते हैं। तो मई से लेके अगस्त तक मछली का सेवन नहीं करने की धारणा थी, लेकिन वो जब भी थी जब हमारे यहाँ मछली पालन इतना नहीं होता था और नेचुरल रिसोर्सेज से, नदियों से मछली डॉक्टर सिद्दीकी, अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से उस वक्त जब ये बात कहीं से चली होगी तो एक सकारात्मक सोच के साथ चली होगी, क्योंकि जैसा आपने कहा कि भाई जो पानी है उसके भी संसाधन गर्मी के मौसम में हम देखते हैं कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे कमी होने लगती है, या जो मछलियों के प्रजनन काल का एक समय है तो वो भी बेहतर हो सके उस वजह से। लेकिन आज के समय में जब हम देखते हैं तो नकारात्मक सोच के साथ ये बातें आगे बढ़ती हैं, बाजार में फैलती हैं और हर स्तर पर इसका नुकसान हम देखते हैं। हाँ जी, अब इसको समझने की ज़रूरत है कि जिन परिस्थितियों में उस तरीके की धारणाएं थी, अब वो परिस्थितियां बदल चुकी हैं। और अब यह है कि ज़्यादातर मछलियां हमारे जो फ्रेश मछली बाज़ार में आ रही हैं वो ज़्यादातर हमारे मछली पालन क्षेत्र से आ रही हैं, यहाँ पे पूरी चीज़ें सारी अंडर कंट्रोल कंडीशन होती हैं, और जो मछलियाँ लाई जाती हैं वो प्रजनन वाली नहीं होती हैं, और उसका साइज़ मेच्योरिटी वाले साइज से पहले ही लेके बाजार में आते हैं, और वो खाने के लिए फुल्ली न्यूट्रिटिव भी होती हैं, सेफ भी होती हैं, और किसी प्रकार की ऐसी समस्या नहीं है कि जून में मछली नहीं मिलेगी। तो भोक्ताओं को भी यानी डरना नहीं चाहिए। देखिए, आपको जितना अगर आप चाहते हैं, जो प्रोटीन की हम बात करें या संतुलित आहार में जो चीज़ शामिल हैं तो उनका सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और अलग तरह की जो धारणा चलती है, ये तो बात अभी हम कर रहे थे कि जो बीमारियाँ हैं उनको लेकर, लेकिन डॉक्टर तिवारी अक्सर ये बात हम सुनते आए हैं, कोई नई बात नहीं है, एक पुरानी बात है कि जो अंडा है उसको हम शाकाहार में श्रेणी में रखें या मांसाहार श्रेणी में रखें। देखिए, अंडे 2 तरह के होते हैं, एक फर्टाइल एग, एक स्टेराइल एग। तो जो फर्टाइल एग है वो मुर्गी जहाँ साथ रखे जाते हैं या मुर्गियों में कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है अंडे देने के पहले, वहाँ फर्टाइल एग मिलने की संभावना, उसमें बच्चे हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर अंडे जो टेबल एग्स हैं, जिनको स्टेराइल एग्स हैं, जो दुकानों में मिलते हैं, स्टोर्स में मिलते हैं, और स्टेराइल एग्स हैं, उसमें किसी तरह का एम्ब्रियो नहीं होता, वो किसी बिना मुर्गे के संसाधन के या बिना आर्टिफिशियल कृत्रिम गर्भाधान के प्रोड्यूस किए जाते हैं। मुर्गियाँ लगातार अंडा देती हैं, उसमें किसी तरह का बच्चा नहीं होता, उसको चाहे कितने दिन रख देंगे कोई बच्चा नहीं निकलेगा, कोई जीव नहीं उसमें। एक तरह से जो अंडा है जो स्टोर में मिलता है हमें, वो वेजिटेरियन ही होता है। ये भ्रांति है ये कि उसमें बच्चा निकलेगा, बच्चा नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें गर्भाधान हुआ ही नहीं, मुर्गियों में मुर्गियां अलग रखी जा रही हैं। तो किसी किस्म से भी इसको वेजिटेरियन, नॉन वेज नहीं कहा जा सकता, वेजिटेरियन ही है, इसलिए शाकाहारी ही है। जी बिल्कुल, और खासतौर से डॉक्टर तिवारी, क्योंकि जब हम बात करते हैं, क्योंकि अंडे के जरिए कैल्शियम प्रोटीन की जो पूर्ति हमें होती है, ऐसी स्थिति में अगर हम बात करते हैं जो गर्भवती महिलाएं हैं, वहाँ भी अलग अलग तरह की धारणाएं जो हैं वो जुड़ जाती हैं सिर्फ अंडे के सेवन को लेकर। ऐसे में क्या ज़रूरी कि जो एक आवश्यकता है शरीर की उसको हम देखें, या जब इस तरह की धारणाएं जब समाज में फैल जाती हैं उनका कैसे सामना किया जाए, और जो सच्चाई है कैसे एक पशुपालक या मुर्गी पालक तक हम पहुंचा सकते हैं? देखिए, आपको बताना चाहता हूं कि गर्भावस्था के दौरान शिशु बढ़ रहा होता है, उसको भी बहुत सारे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, सप्लीमेंट की जरूरत होती है। तो अंडा का सोर्स जो है एक बहुत बढ़िया सोर्स है, बहुत तरह मिनरल के लिए, विटामिन के लिए। मैंने बताया जैसे एक अंडे में 7 ग्राम तक प्रोटीन होती है, अच्छा कार्बोहाइड्रेट होता है, 72 किलो कैलोरी जो एनर्जी होती है। तो एक तरह से परिपूर्ण है अंडा। अगर गर्भावस्था में खिलाया जाए तो बच्चा अंदर स्वस्थ रहेगा, क्योंकि वो भरपूर प्रोटीन मिलेगी, मिनरल्स मिलेंगे, विटामिन मिलेगी, और जो माता है जो उसमें है उसको भी पूरा पोषण मिलेगा। तो बच्चा जो पैदा होगा वो स्वस्थ रहेगा। तो किसी तरह की भ्रांतियों में आने की बात नहीं है कि हर तरह से अंडा खाना
और गर्भावस्था में खिलाना मदर को अत्यंत आवश्यक है। और इससे मतलब कुपोषण से बच्चे जो अंडरवेट पैदा होते हैं सब नहीं होंगे, स्वस्थ बच्चे पैदा होंगे। इसको हमेशा प्रैक्टिस में लाना चाहिए। चलिए, बिल्कुल। तो देखिए कितना ज़रूरी है, इस बात को हमें समझना चाहिए। जबकि हमारे यहाँ, हमारे देश में अक्सर हम देखते हैं जो गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको तो सीधे तौर पे मनाही हो जाती है कि आपको अंडे का सेवन नहीं करना है, इससे आपको दिक्कत हो सकती है। और इसके साथ साथ अलग उत्पाद जो हैं, जो कि डॉक्टर राज दूध से भी हम तैयार करते हैं, उनको लेकर भी हम देखते हैं कई तरह की जो बातें हैं वो सामने आती हैं। हालाँकि जब मिलावट की हम बात करते हैं तो उसके लिए जाँच पड़ताल भी की जाती है। लेकिन ऐसे में जो एक उपभोक्ता है वो कैसे ये सुनिश्चित कर सकता है अगर कोई उत्पाद उसने लिया है तो वो पूरी तरीके से सही है या नहीं? देखिए, कोई उत्पाद अगर लेना चाहते हैं, वो बाज़ार से लेना चाहते हैं, तो उसके लिए अभी जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, कोई भी प्रोडक्ट अगर ह्यूमन कंजप्शन के लिए बनता है, वो फिश से बने, एनिमल प्रोडक्ट से या पोल्ट्री प्रोडक्ट से बने, किसी से भी बने, तो उसका ये स्टैंडर्ड उसका होता है। तो वो स्टैंडर्ड अगर FSSAI का मार्क उसमें लगा है, तो अगर पैकेज्ड फूड हम ले रहे हैं तो ये बिल्कुल सेफ़ है। तो कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भारत सरकार के द्वारा उसके स्टैंडर्ड सेट किए गए, उसके हिसाब से ये मानक तय किए गए और उस हिसाब से उसको वो मिल जाता है कि स्टैंडर्ड मिल जाता है, ये सेफ़ है कंजप्शन के लिए, इसमें कोई मिलावट नहीं होता है। जी बिल्कुल। देखिए जो मानक हैं उनका ख्याल रखा जाता है हर एक स्तर पर। और ऐसे ही अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ डॉक्टर सिद्दीकी, जो हमारा सी फूड है उसके लिए भी जो मानक हैं वो सुनिश्चित किए जाते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक जब हम पहुँचते हैं तो कई अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं जिनको पार करने के बाद हमारा जो उत्पाद है वो दूसरे देशों में पहुँचता है। लेकिन कभी किसी वजह से अगर वो मानकों पर खरा नहीं उतर पाया तो हम देखते हैं कि पूरा जो निर्यात किया गया था, जो लौट जाता है, वो रद्द कर दिया जाता है। लेकिन हमारे देश में उसकी भी अलग तरह की जो अफवाह है या एक जो भ्रम है वो फैला दिया जाता है कि किसी बीमारी के कारण इस तरीके का हुआ है और कोई भी अभी इसका सेवन ना करे। ऐसे में कितना ज़रूरी कि जो जानकारी है, जो सच्चाई है, वो ना सिर्फ जो उपभोक्ता है वो जाने, बल्कि वो वर्ग जो शायद उपभोक्ता भी नहीं है लेकिन इस तरह की भ्रामक बातें जो हैं वो कर रहे हैं। हाँ, इसमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो रिजेक्शन होते हैं कंसाइनमेंट्स के, एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट के, जी, वो ज़रूरी नहीं है कि किसी बेसिस पे हों कि वो स्टैंडर्ड पे ख़राब है, बल्कि दूसरे जो उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं ग्लेजिंग को लेके या पैकेजिंग को लेके, तो और बहुत से मानक होते हैं जिसकी वजह से कई बार होता है कि कंसाइनमेंट्स उनकी वजह से वो लौटा दिए जाते हैं। लेकिन और दूसरे कारण ये होते हैं कि एंटीबायोटिक के जो रेजिड्यूज़ हैं उनके लेवल्स बहुत से जो आयात करने वाले देश हैं उनके अलग अलग हैं और बहुत कई बार बहुत ज़्यादा सख्त भी होते हैं। तो वो एक कंट्री में बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं लेकिन दूसरी जगह वो जा सकते हैं। लेकिन उसकी वजह से कई बार ये इश्यूज आते हैं कि कहीं कहीं कंसाइनमेंट पता चलता है कि वो किसी टेस्टिंग में वो एंटीबायोटिक का रेजिड्यू थोड़ा सा उनके मानकों के एतबार से ज़्यादा हो गया। लेकिन इससे कोई इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं है कि किसी वजह से होता है कि क्वालिटी लो थी या वहाँ पे इन्फेक्शंस थे। तो जनरली जो होता है यानी उसके पीछे का जो असल कारण है वो हमें पहले जान लेना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि जो कोई भी बात है वो हम कर सकते हैं। और अक्सर ये बात भी सामने आती है, हमेशा यही कहा गया है कि जो अधूरा ज्ञान है वो तो और भी ज़्यादा हानिकारक है। ऐसे में डॉक्टर तिवारी अगर बात की जाए, क्योंकि ना सिर्फ हमारी जब बागवानी फसलों की हम बात करते हैं बल्कि यहाँ तक कि जब मुर्गी पालन से भी जुड़ी ये बात सामने निकल कर आती है कि इंजेक्शन के ज़रिए कोशिश की जाती है कि जो मुर्गियाँ हैं उनका वज़न बढ़ जाए। इंजेक्शन के ज़रिए कोशिश होती है कि जो अंडे का है उसको बदल दिया जाता है, उसका जो आकार है उसको बढ़ाने की कोशिश की जाती है। जब इसमें इस तरह की बातें आती हैं तो उसकी सच्चाई हम कैसे जान सकते हैं? ऐसा है कि जो आजकल मुर्गियां हैं, ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गियां हैं या ज़्यादा वजन वाले ब्रॉयलर चिकन्स हैं जी, इन सब में बहुत बड़े शोध के बाद, लंबे शोध के बाद हमने ऐसी प्रजातियां विकसित की हैं, जेनेटिकली ऐसी प्रजातियां हैं जो कि जैसे ब्रॉयलर है, ब्रॉयलर का वजन 35 दिन में 40 दिन में करीब 2.25 किलो से 2.5 किलो के बीच में हो जाएगा जी। उनको ऐसा जेनेटिक लाइन बना दी है, उनको अच्छा फीड देते हैं। इसी तरह लेयर में हमें 330 अंडे तक मिलता है, तो उनको उनकी इस तरह लाइन डेवलप कर दी गई, इस तरह फीड दिया जाता है कि वो ज्यादा प्रोडक्शन देती है। ऐसा नहीं है कि हमें कोई इंजेक्शन लगा के ग्रोथ बढ़ा पाए, क्योंकि इकोनॉमिकल भी नहीं होगा। अगर हम इंजेक्शन लगाएं भी तो इकोनॉमिकल नहीं होगा। ग्रोथ हार्मोन लगा दिया तो किसी किस्म से भी इकोनॉमिकल नहीं है। इसलिए ये भी भ्रांति है कि हार्मोन लगा के
ब्रॉयलर को बड़ा कर दिया गया, अंडे बढ़ा दिए गए। ये सब संभव ये शोध का परिणाम है। पिछले 30-40 सालों में इतना शोध हुआ कि अच्छी ब्रीड वैरायटी की नस्ल डेवलप हो गई हैं, जो जल्दी बढ़ती हैं, ज्यादा अंडे देती हैं। आपको बताऊंगा 1955-56 में या पहले एक मुर्गा ग्रो करने में 90 दिन लेता था जी, लेकिन आज हमने ऐसी वैरायटी डेवलप कर दी 35 दिन में 2.25 किलो अंडा आ जाता, 2.25 किलो जो है मीट हो जाता, वजन हो जाता है उनका जी। ये सब रिसर्च का परिणाम है अच्छी वैरायटी डेवलप करने का जी। और इसका सीधा फायदा देखिए, यानी जो मुर्गी पालक है उनको मिलता है, एक पशुपालक तक ये फायदा पहुंचता है। और खासतौर से जब हम इस तरह की भ्रांतियों की बात कर रहे हैं डॉक्टर अधिराज, तो हमने देखा है कि एक भ्रांति ये भी है कि जो हमारे जो पशुपालक हैं वो अगर कृत्रिम गर्भाधान भी अपने पशु का करा रहे हैं तो जो दूध है वो कम हो जाएगा पशु में, उतना हमें दूध नहीं मिल पाएगा, या ये तक भी कह दिया जाता है कि उसको थनैला होने की संभावना हो सकती है, जो थन है वो खराब हो सकता है। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। कृत्रिम गर्भाधान जो है, ये कृत्रिम गर्भाधान किया गया था जो कि सरकार की तरफ से या जो भी शोध की तरफ से ये निकला था। कृत्रिम गर्भाधान से क्या होता है, अगर हमारा वो अच्छा नस्ल का बच्चा उससे पैदा हो सकता है। अगर हमारे पास एक देसी गाय है या भैंस है तो उससे हम अच्छे नस्ल का सीमेन दे के वो जो बच्चा निकलेगा वो अच्छे नस्ल का निकलेगा जिसका दूध उत्पादन बढ़ सकता है जी। और दूसरा चीज़ इसमें कृत्रिम गर्भाधान में दूसरा चीज़ है, इसमें अगर नेचुरल सर्विस में होता है तो उसमें कुछ रोग जाने की संभावना होते हैं, पर कृत्रिम गर्भाधान करेंगे तो ये जो सीमेंट स्ट्रॉ यूज होता है, सीमेंट स्टेशंस में प्रोड्यूस होता है और ये बिल्कुल डिजीज फ्री रहता है। इसमें कोई भी डिजीज, इसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज फैलने की संभावना बिल्कुल नहीं है जी। ये दूसरा चीज़ हो गया। अगर तीसरा चीज़ हम देखेंगे, अच्छा नस्ल का अगर बच्चा निकलेगा तो हमारा दूध उत्पादन भी बढ़ेगा। और आज जो भारत जो देश है वो विश्व में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादनकारी देश है और जो आंकड़े बताते हैं कि 23 से 24% कंट्रीब्यूशन ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन का भारत से आता है। तो ये सब संभव हुआ है कृत्रिम गर्भाधान से और एक्सेलरेटेड ब्रीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम जो अभी भारत सरकार चला रहे हैं जी। और जो दूसरा बात आपने बोला कि इसमें थनैला का संभावना हो सकता है, देखिए ये मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता हूँ, ये भ्रांति है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं। थनैला क्यों होता है? क्योंकि अगर दूध ज़्यादा रह जाता है थन में तो थनैला बन जाता है। तो उसमें क्या है, अब हमारे जो पशुपालक भाई हैं तो उसको प्रॉपरली उसको मैनेज करेंगे तो वो थनैला का रोग नहीं होगा। तो ये मैनेजमेंट का इश्यूज होते हैं, उसमें कृत्रिम गर्भाधान का कोई भी चीज़ उसमें नहीं रहते हैं जी। बिल्कुल, यानी देखिए वो कार्य जो शायद हमें करने या हमारी लापरवाही की वजह से अलग अलग तरह की जो रोग या बीमारी है वो कहीं ना कहीं पशुओं में हो सकती है, तो उसको नाम दे दिया जाता है कि ये किसी वजह से इस तरह का जो रोग है, बीमारी है वो फैल गई है। और इसमें कहीं ना कहीं जो भ्रम है वो फैला दिया जाता है, भय की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। ऐसी ही स्थिति अक्सर हम देखते हैं मछली पालन में भी डॉक्टर सिद्दीकी, जब सामान्य तौर पर कह दिया जाता है कि तालाब में अगर मछलियाँ आपको मरती हुई नजर आ रही हैं, किसी वजह से उनकी मृत्यु हो रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ बुरा होने वाला है या नकारात्मक सोच जो है वो नजर आने लगती है। लेकिन इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक बात है, मैं चाहूँगा अगर वो आप हमें बता पाएँ। हाँ, इसमें तालाब का मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अगर उसकी देख रेख ठीक से नहीं करते हैं, कई बार ये होता है कि ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से हो जाता है किसी कारणवश, या बादल आ जाता है और उस दिन धूप ज़्यादा नहीं निकलती है सुबह के टाइम में, तो उस वक्त कई बात होता है कि ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाते। तो इन सब चीज़ों की निगरानी अगर रखें और समय से उसकी जांच करते रहें, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का कहा जाता है कि समय समय पर हमें जांच करते रहना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे हम बच सकते हैं। और मछलियों का मर जाना हमेशा किसी बीमारी की वजह से नहीं होता और बहुत से कारण होते हैं। ज़्यादातर उसमें यही होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या किसी और वजह से एक लापरवाही यानी हम मान सकते हैं जी, इसे मैनेजमेंट की कमी या कोई लापरवाही उस पे संचयन में होती है जी। बिल्कुल, और खासतौर से डॉक्टर तिवारी आप भी इस बात से सहमत होंगे कि जो लापरवाही है वो अक्सर हम हमारे जो मुर्गी फार्म है वहाँ भी देखते हैं। फिर चाहे हम जैव सुरक्षा को लेकर बात करें या और भी अगर किस तरह की जो खतरनाक बीमारियां हैं अगर वो फार्म में आती हैं तो कहीं ना कहीं एक चूक जो है वो ज़रूर हो जाती है, जो लापरवाही है वो ज़रूर हो जाती है, लेकिन उसको एक अलग ही बात जो है, अलग ही कारण उसके लिए दे दिया जाता है। जी, ऐसा है कि जैव सुरक्षा तो एक बहुत फार्म मैनेजमेंट का एक अहम हिस्सा है। अगर हम, क्योंकि किसानों की हम लोग टेंडेंसी होती है कि अपनी चीज़ों को हम दिखाएं, लोग दिखाएं, उसमें हम विजिटर को बाहर से लाते हैं और इसलिए बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। हमें जैव सुरक्षा या मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा इस लालच में नहीं पड़ना चाहिए, चलो हम लोग दिखा के अपना फार्म दिखाएंगे,
क्योंकि कोई कहीं से विजिट करके आ रहा है, किस तरह की बीमारी ला रहा है, किस तरह उसकी बीमारी उसके साथ आ रही है, तो इससे बचना चाहिए। और मैनेजमेंट अहम हिस्सा है किसी फार्म का, चाहे कैटल का प्रोडक्शन हो, फिशरीज हो या पोल्ट्री प्रोडक्शन हो। मैनेजमेंट अगर अच्छा रहेगा और प्रॉपर गाइडलाइन के साथ फॉलो होगा तो निश्चित तौर पर हम आर्थिक नुकसान से, इस तरह के आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं जो कि जैव सुरक्षा के टूटने के कारण होती है। जी बिल्कुल। तो देखिए, जो आर्थिक नुकसान है उससे कैसे हम बच सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें बचना होगा इस तरह की जो भ्रामक बातें जो हमारे सामने आती हैं। एक भय का जो माहौल है वो बना दिया जाता है और इसका देखिए नुकसान हर एक स्तर पर होता है, बतौर उपभोक्ता नहीं बल्कि जो हमारे मुर्गी पालक हैं, पशुपालक हैं, उनको भी ये नुकसान झेलना पड़ता है। कोविड के दौरान भी, जैसा अभी डॉक्टर तिवारी बता रहे थे कि जब पहली लहर आई तो उस दौरान काफ़ी नुकसान जो है वो मुर्गी पालन क्षेत्र में हुआ था, क्योंकि जो बाजार है पूरी तरीके से लगभग बंद हो गए थे। लेकिन फिर सरकार ने अपने स्तर पर जो सही बात है, जो सच्चाई है, उससे सबको रूबरू कराया। और आज के समय में भी आवश्यकता यही है कि जो भ्रामक बातें हैं, जो भ्रांतियां हैं, उनसे आगे हटकर आप जो सच है वो जानें। फिलहाल आगे और भी आपको सच्चाई हम बताएंगे जो पशुपालन क्षेत्र की हैं, लेकिन फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, थोड़ा जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, बोली दिन का उठाना पड़ता है। कृषि स्टार्टअप देखिए हमारे साथ सिर्फ डीडी किसान पर हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज हम बात कर रहे हैं पशुपालन क्षेत्र की भ्रांतियां और यथार्थ को लेकर, यानी क्या झूठ है और क्या सच है। इस सच्चाई को जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका सीधा असर जो है वो हम पर भी होता है। भले ही बाजार में हम सुने कि अगर किसी तरह का रोग चल रहा है तो हमारे जहन में यही आता है कि कहीं ये रोग हमें तो नहीं हो रहा। अगर हम दूध का सेवन कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हमारे दूध में भी किसी तरह की मिलावट हो, उसका असर हम पे हो जाए, या अगर हम सी फूड खा रहे हैं या मछली का कोई भी जो उत्पाद अगर हम खा रहे हैं तो उसकी वजह से बीमारी हमारे शरीर में तो प्रवेश नहीं करेगी। लेकिन अगर देखा जाए डॉक्टर अधिराज, हर एक स्तर पर अब जो जाँच है वो काफ़ी गहन हो गई है। फिर चाहे हम जो हमारे जो अलग अलग उत्पाद हैं जो कि दूध से तैयार किए जा रहे हैं, या हमारे जो पशु हैं उनमें किस तरह की रोग बीमारी फैल रही है, किस तरह का संक्रमण रोग जो है वो हो सकता है, तो हर एक स्तर पर अब हम मान सकते हैं जो जांच है, जांच प्रक्रिया काफ़ी तेज़ हो चली है, जिससे जल्द से जल्द परिणाम सामने आए और जो इस तरह की भ्रम फैलाया जा रहा है उसको हम वहीं ख़त्म कर सकें। जी बिल्कुल सही है। भारत सरकार की योजना भी है जो कि डेयरी कोऑपरेटिव्स में हम देते हैं, और डेयरी कोऑपरेटिव्स में मिल्क एडल्ट्रेशन जो दूध में मिलावट होता है उसको चेक करने के लिए भी मशीन दिया जाता है सरकार की तरफ से। तो ये जांच अब मतलब गांव के लेवल पे भी हो सकता है, डायरेक्ट तो पता चल जाएगा अगर मिलावट है तो वहीं से हम रोकथाम कर सकते हैं। और रोग की बात कर रहे हैं अब बहुत तरीके से हमारे सारे लेवल्स पे अगर देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ब्लॉक लेवल पे, और हमारे जो भी पशु डिस्पेंसरीज हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी आप कुछ माइनर डायग्नोसिस की फैसिलिटीज़ हैं। और बड़े स्तर पे अगर कोई डिजीज़ उस हिसाब से होता है तो बड़े स्तर पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, रीजनल लेवल पे भी बहुत सारे डायग्नोस्टिक लैब्स हो गए और हमारे क्षमता भी बहुत अच्छा बढ़ गया है जिस हिसाब से। और सर्वेलेंस प्लान जो बोलते हैं वो भी बहुत सारी डिजीज़ का सर्वेलेंस प्लान भी बन गया है इस हिसाब से। तो चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं तो ये मतलब कोई भी चीज़ होता है तो जल्दी पता चल जाता है और उसको हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं उसके लिए पदक्षेप ले सकते हैं। जी बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि जो स्वास्थ्य की दृष्टि से हम बात करते हैं तो अभी भी कई जगह शायद ऐसा होता है जो पशुपालक हैं वो नहीं चाहते कि अपने पशु की वो जांच कराएं, उसको पशु चिकित्सक के पास लेकर जाएं। लेकिन अब देखते हैं हम सरकार की तरफ से ही जो मोबाइल वेटनरी यूनिट हैं वो अलग अलग गाँव में पहुँच रही हैं अब तो। बिल्कुल, ये मतलब अभी सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है जो कि इनिशिएटिव है माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से। ये जो हमारे लाइवस्टॉक हेल्थ डेवलपमेंट लाइवस्टॉक हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर अब मोबाइल वेटनरी यूनिट आ गया। अब 1 लाख पशु के ऊपर एक मोबाइल वेटनरी यूनिट दिया जाता है जो कि कॉल सेंटर भी उसमें जुड़ गया है। तो 1962 कॉल सेंटर नंबर है और कोई भी किसान भाई होते हैं तो उनका कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कॉल सेंटर में
बोल सकते हैं और ये जाके आपके पास पहुंच के आपका जो भी चिकित्सा है वो दे सकते हैं, आराम से मिल सकता है। बिल्कुल। तो देखिए, जो सही जानकारी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद जानकारी आपको नहीं है, तो अब ये जानकारी हर गांव तक पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है और इतना जागरूक हमें भी होना पड़ेगा डॉक्टर सिद्दीकी कि अगर हमें किस तरह का लग रहा है कि शायद हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है या किस तरह का जो भ्रम की स्थिति है वो पैदा कर दी गई है, तो पहले एक बात पुख्ता कर लें उस जानकारी को, फिर किसी तरह का जो निष्कर्ष है वो निकालें या जो दूसरा स्टेप हमें लेना है, दूसरा आगे जो चरण हमें आगे बढ़ाना है उसके बारे में सोचें। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि आजकल कम्युनिकेशन कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है जी। फ्री टोल फ्री नंबर्स अवेलेबल हैं किसी भी सूचना को प्राप्त करने के लिए। जो हमारे सरकारी कार्यालय हैं उनसे संपर्क किया जा सकता है और जो हमारे फील्ड स्टाफ है और एक्सटेंशन वर्कर्स हैं फिशरीज़ में भी काम करते हैं और वो संपर्क में भी रहते हैं। ज़्यादातर मत्स्य पालक उनके संपर्क में होते हैं और जो निकटतम सरकारी कार्यालय है, फिशरीज़ ऑफिसेज हैं, वो ब्लॉक लेवल पे भी होते हैं, कहीं कहीं तहसील लेवल पे होते हैं, नहीं तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफिसेज होते हैं और उनसे संपर्क करके अपनी तमाम जो जिज्ञासा है उसके वहाँ पे समाधान कर सकते हैं। और इस तरीके की कोई भी भ्रांति आती है मन में या कहीं इस तरीके की अफवाह होती है तो उसको क्लैरिफाई कर लें सरकारी और जो सूत्र होते हैं उनसे, ताकि किसी तरीके की बात आगे ना बढ़े। जी, यानी एकदम कुछ भी बात सुन के आप निष्कर्ष ना निकालें, जो सही दिशा है उसमें आप आगे बढ़ें, पहले सही जानकारी लें। और खासतौर से डॉक्टर तिवारी, अगर देखा जाए, जैसे हम बात कर रहे हैं कि अंडे को लेकर अलग अलग जो धारणाएं हैं, भ्रम की स्थिति है, अक्सर ये भी बात कह दी जाती है कि जो अंडा है उस पर किसी तरह का जो निशान है या हल्का धब्बा सा जो है वो नज़र आ रहा है। और कभी कभी तो ये भी सुनने में आता है कि जो बाजार में प्लास्टिक के जो अंडे हैं वो दिखने लगे हैं या उसमें प्लास्टिक की मिलावट की जा रही है, जिससे वो और भी ज़्यादा आकर्षक लगने लगे, उसमें और भी ज़्यादा जो चमक है वो नज़र आने लगे। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है जी, क्योंकि प्लास्टिक का अंडा बनाना, अंडे की कीमत 4-5 रुपए 6 रुपए होती है। प्लास्टिक का अंडा अगर बना के बेचता है तो 6 रुपए से 5 रुपए से महंगा बिकेगा, तो कोई निगेटिव वाला धंधा करेगा नहीं। और जो ऐसे कहते हैं प्लास्टिक अंडा, क्योंकि गर्मियों में असल में मुर्गियां खाना कम खाती हैं, तो खाना कम खाने से कैल्शियम कम जाता है, तो उनका एक सेल जो है, जो ऊपर का कोटिंग है, कम जो पतली हो जाती है, तो लगता है प्लास्टिक जैसी है। तो एक तरह से भ्रांति है और प्लास्टिक एक किसी तरह से पॉसिबल नहीं है मार्केट में रहना। तो इसलिए ग्राहक को या उपभोक्ता को निश्चित रहना चाहिए। इस तरह कोई बात नहीं है। गर्मियों में कई बार खराब होते हैं तो उनका अंदर तोड़ने पर भी कुछ स्लिमी सा निकलता है, जो योग है वो थोड़ा पतला हो जाएगा या कुछ, मतलब गर्मी के कारण चेंजेज हो जाएंगे अंडे में, जो कि लगता है कि एक अलग सा है, लेकिन वो केवल गर्मी के नाते ज्यादा देर तक हाई टेम्परेचर पर, ज्यादा दिन तक हाई टेम्परेचर पर रहने के नाते होता है। लेकिन किसी तरह के प्लास्टिक अंडे की संभावना नहीं है इसमें, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हम बार बार अपने बताते भी हैं कि अपने ट्रेनिंग में भाई इस तरह के भ्रमों से आप लोग बचें, ऐसा संभव नहीं है किसी किस्म से भी। जी बिल्कुल। और खासतौर से डॉक्टर तिवारी, जो मुर्गी पालन है हमारे देश में दो उद्देश्य रहते हैं, एक अंडा उत्पादन का और एक मांस उत्पादन के लिए। लेकिन इस बीच भी हम देखते हैं जो भ्रम की स्थिति है वो सामने आ जाती है कि एक जगह शायद जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा हो सकती हैं। मांस उत्पादन के लिए अगर आप मुर्गी पालन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको और ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, नई नई बीमारियाँ जो हैं वो हो सकती हैं। और अंडे उत्पादन में तो लगातार हमने आपसे भी जाना कि किस तरीके से जो एक धारणा है वो बनती आ जाती है। क्या वाकई इतना फ़र्क हम मान सकते हैं जब दोनों का उत्पादन हम लेते हैं, फिर चाहे अंडे की बात की जाए या मांस की बात की जाए? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमने ब्रीड वैरायटी आजकल यूज हो रही है अंडा उत्पादन में या मांस के उत्पादन के लिए, वो बहुत हाई यील्डिंग वैरायटी है। उनके लिए विशेष तरह के फूड भी देते हैं जिससे कि उनका वजन बढ़े, अंडा बढ़े। इस तरह से जो पक्षी है वो काफी स्ट्रेस में रहता है जी, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा। आप बताइए 330 अंडे हो रहे हैं एक साल में, और इसका मतलब ऑलमोस्ट डेली एक अंडा की बात हो रही है। तो मुर्गी कितना ज्यादा स्ट्रेस में होगी। इस तरह अगर देखेंगे 2 किलो वजन जो है, 2.25 किलो 2.5 किलो वजन 35 दिन में 40 दिन में लाना है, तो एनिमल बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है। स्ट्रेस में होने के नाते उनकी बीमारियों की सहने की क्षमता जरूर कम हो जाती है जी, तौर पर कम होती है। लेकिन अगर हम उनका उचित खान पान की व्यवस्था करें, न्यूट्रिशियस फूड खिलाएं और उनके बायोसिक्योरिटी ध्यान में रखें, तो बीमारियों से बचा जा सकता है। उनमें थोड़ा बहुत इम्यून स्तर अच्छा हो जाएगा इम्यूनिटी का, तो बीमारियों से बचा जा सकता है। अदरवाइज वो स्ट्रेस में तो रहते हैं ज्यादा प्रोडक्शन के नाते, पर खान पान से व्यवस्थित किया जा सकता है, मैनेजमेंट से हम इसको व्यवस्थित कर सकते हैं।
जी बिल्कुल, तो ये ज़रूरी देखिए जो उनका स्वस्थ रहना है वो ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए टीकाकरण अहम। टीकाकरण को लेकर भी अलग अलग तरह की जो भ्रामक बातें हैं वो हमारे सामने आती हैं, लेकिन ज़रूरी यही है कि समय रहते उनकी आप जांच ज़रूर कराते रहें, निगरानी रखें और इस तरह की जो भ्रम और भय फैलाने वाली बातें हैं उनसे दूरी बनाए रखें, जिससे आपको जो नुकसान है वो ना हो, बतौर उपभोक्ता भी। और अगर आप उसके उत्पादन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, खासतौर से डॉक्टर अधिराज जी, जो टीकाकरण है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर चाहे हम मुर्गी पालन की बात करें, मछली पालन की बात की जाए, पशुपालन क्षेत्र में गाय भैंस पालन की हम बात करें, बकरी या भेड़ पालन कर रहे हो, तो ये ज़रूरी कि इस तरह की जो भ्रम की बातें उनसे दूर रहें और समय समय पर जो टीकाकरण है वो ज़रूर कराएं और पशु चिकित्सक से जांच कराएं। जरूरी ये बिल्कुल है। और टीकाकरण की बात आपने जब बोला तो उसमें एक भी भ्रम रहता है, टीकाकरण करते हैं हम गाय में, कोई भी रोग का गाय भैंस में करते हैं तो दूध उत्पादन हमारा कम हो जाता है कुछ दिन के लिए, तो ये बिल्कुल भ्रम है। भ्रम ऐसे हम बात कर सकते हैं कि देखिए जब भी कोविड काल आया था तो सभी लोगों ने कोविड का टीका लगाया, हम लोगों ने लगाया था। तो कोई भी टीका जाता है तो उसमें एनिमल को थोड़ा स्ट्रेस एनिमल आता है उसमें, तो वो जो 1-2 दिन का दौरान रहता है, जैसे हमें थोड़ा बुखार आ रहा था तो एनिमल में भी ऐसे होता है क्योंकि वहाँ रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, तो वो जो बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसके वजह से एनिमल पशु है जो थोड़ा स्ट्रेस में आता है। तो स्ट्रेस में आने के कारण 1-2 दिन थोड़ा आपका कम हो सकता है दूध उत्पादन, पर ये बिल्कुल ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। पर एक चीज़ इसमें है कि अगर आप टीकाकरण कर लेते हैं आपका रोग नहीं आएगा, रोग नहीं आएगा तो आपका ये जो प्रोडक्शन है 1-2 दिन अगर घट जाता है, ये पूरा आपका जो लैक्टेशन पीरियड है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये हमेशा टीकाकरण कर लेना चाहिए, भेड़ बकरी हो, गाय भैंस हो या मुर्गी पालन हो, हर जगह पे टीकाकरण जरूरी करना है। और भारत सरकार के बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसमें टीकाकरण और फ्री ऑफ कॉस्ट या मुफ्त में दिया जाता है पशुपालकों को, तो उसका लाभ ले लेना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए करना चाहिए। जो पूरा लाभ है वो हमें कैसे मिल सकता है, अगर हमारे पशु हैं या पक्षी हैं वो जब तक पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं होंगे तो हमें लाभ नहीं मिल पाएगा। और अगर वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं तो काफ़ी हद तक इस तरह की जो भ्रामक बातें हैं, जो भ्रांतियाँ हैं, वो शायद अस्तित्व में ही नहीं रहेंगी, क्योंकि फिर एक बेहतर ढंग से आप अपने क्षेत्र से जुड़ सकेंगे, अच्छा मुनाफा उससे कमा सकेंगे। आवश्यकता है तो सिर्फ जो झूठ और के बीच का फर्क है उसको जानने की, यानी जो भ्रांतियां आपके सामने आती हैं, जो भ्रामक बातें आपके सामने आती हैं, उसके पीछे का असल कारण क्या है, जो वास्तविकता है उसको आप जानें। और वैज्ञानिक पहलू, आज हमारे जो विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं इन सभी ने वैज्ञानिक पहलू उसके पीछे के आपको बताए हैं। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले समय में अगर आपके सामने किस तरह की कोई भ्रामक बात या भ्रांति आती है तो शायद आप बेहतर ढंग से उसका जवाब दे सकेंगे, उसके पीछे का जो वैज्ञानिक आधार है, जो वैज्ञानिक पहलू है वो आप बता पाएंगे। और इस तरीके से करके कड़ी जो है वो जुड़ती चली जाएगी, जिससे जो दूसरे किसान हैं, पशुपालक हैं, वो और ज़्यादा जागरूक हो सकेंगे। फिलहाल आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे जो तमाम विशेषज्ञ हैं, आप सभी ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए डॉक्टर अधिराज जी और डॉक्टर सिद्दीकी आपका बहुत बहुत आभार। साथ ही डॉक्टर के तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ आज यहाँ साझा की। तो जाना आप सभी ने किस तरीके से पशुपालन क्षेत्र में भी अलग अलग तरह की भ्रांतियां हैं, लेकिन सच जो है वो जानना बेहद ज़रूरी। और आज कई ऐसी बातें जो हैं, सच्चाई जो है वो हमने इस कार्यक्रम के ज़रिए जानी है। उम्मीद करते हैं आप भी इन बातों को जानकर दूसरे जो किसान हैं, पशुपालक हैं, उन तक पहुँचाएंगे। साथ ही आपको बता दें, अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुँचाना चाहते हैं विचार विमर्श में, तो इसके लिए हमारी मेल ID आप नोट कर लीजिए, इस पर आप अपना सवाल सुझाव लिखकर भेज सकते हैं। हमारी मेल ID है vicharvimarsh08@gmail.com। जी हाँ, इस पर आप अपना सवाल या सुझाव जो है वो हमें लिख के भेज सकते हैं। फिलहाल आज के लिए विचार विमर्श में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।